सरमस्त पोएट्री ऑफिशियल हक की आवाज। मेरे चचा काफी जाबिर और रौब-दाब वाली शख्सियत थे, जिनके सामने हमारी जुर्रत नहीं थी कि पर मारते। बचपन में एक दफा मैं उनके साथ बाइक पर जा रहा था, जब एक ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट ने उन्हें रोककर कागजात तलब किए। चचा के पास कुछ भी नहीं था। उनकी सार्जेंट के सामने घीघी बन गई। वो मिन्नतें तरले करने लगे और फिर शायद जेब से कुछ सफारिशी कागज निकालने पर उनकी जान छूटी। बस इसी दिन से पुलिस वाले मेरे हीरो बन गए। मुझे फिल्में ड्रामे भी पुलिस वाले ही अच्छे लगते थे। मैं मोहल्ले के दोस्तों में थानेदार के नाम से मशहूर हो गया। पुलिस की नौकरी मेरा एक ख्वाब था। मैं जब भी पुलिस वालों को देखता मेरा खून जोश मारता और मैं सोचता कि न जाने कब मैं पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस फोर्स में जाने का मेरा मकसद हरगिज अवाम की खिदमत नहीं था, बल्कि अवाम से खिदमत लेना था। पीसीएस के इम्तिहान में फेल होने के बाद मैं पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में पास होकर पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गया और बेसिक ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। ट्रेनिंग सेंटर के डिसिप्लिन वाले सख्त माहौल ने मुझे पुलिस से काफी मायूस किया, लेकिन फिर मैं सोचता कि कोई बात नहीं, चंद महीने हैं, फिर थाने में पोस्टिंग हो जाएगी और फिर मौजे ही मौजे। ट्रेनिंग सेंटर में हमारी रिहाइश एक बैरक में थी। मेरी साथ वाली चारपाई पर एक लड़का था जिसका नाम हाफिज उमैर था। बहुत सादा दिल, नर्म मिजाज, मजहबी और खिदमत गुजार तबीयत का था। वो ट्रेनिंग बहुत शौक से करता था और उसके मुंह से मैंने कभी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का गिला शिकवा नहीं सुना। जबकि मैं तो इंतहाई शरारती, शुगली तबीयत का बंदा था और बैरक में आते ही जिस कदर इंस्ट्रक्टर्स हमें ग्राउंड में रगड़ा देते, मैं इंतकामन बैरक में आते ही उन इंस्ट्रक्टर्स की ऐसी पैरोडी करता कि पूरी बैरक हंसती। दिल सबका करता था, मगर शायद उनमें टैलेंट नहीं था, इसलिए वो अपनी आसूदा ख्वाहिशात की तकमील मुझे सुनकर पूरी कर लेते थे। हाफिज उमैर मुझे मना करता कि यार ये तुम ऐसा क्यों करते हो, किसी की नकल उतारना गुनाह है। मैं उसे कहता, हाफिज जाकर किसी मस्जिद में पेश नमाज लग जाओ, तुम यहाँ क्यों आ गए हो। हाफिज कहता, यार इमरान, अगर पुलिस में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो महकमा कैसे चलेगा। मैं उसे छेड़ता, तुम करना खिदमत, मेरे आने का मकसद तो माल कमाना और उसे 1-2 का 4 करना है और पुलिस पावर को एंजॉय करना है। हाफिज उमैर कमाल का लहन रखता था। जब सूरह रहमान की तिलावत करता था तो माहौल पर सुकूत तारी हो जाता था। कितनी आंखें अश्कबार हो जाती थी। ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद हाफिज उमैर और मेरी शहर के एक ही थाने में पोस्टिंग हो गई। मैं उसे कहता, यार मौलवी तो मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं। हाफिज कहता, अपना साथ दोनों जहां का है। मैं किसी को दोस्त बनाता नहीं हूं, अगर बनाता हूं तो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। थाने में हमारी ड्यूटी इकट्ठी ही होती। बहुत जल्द हाफिज के बारे में थाने के मुलाजमीन ने फैसला दे दिया कि ये पुलिस के लिए नाकारा है और मुझे कहते, इमरान तुम एक सियाने पुलिस ऑफिसर हो, हाफिज जैसे बेवकूफ बंदे से बच जाओ। हाफिज मेरे साथ मोटरसाइकिल पर गश्त पर जाता तो मिलने वाले शिकार को लंबी लंबी नसीहतें करके छुड़ा देता था। कई दफा तो पकड़े जाने वाले जोड़े कहते, बाऊजी कुछ लेना देना कर और जान छोड़ो, ये आपका मौलवी तो लगता है घर छोड़कर आएगा। हाफिज की नसीहतें करने के दौरान मैं अपनी हीरा फेरी कर लेता था। उमूमन मैं पकड़े जाने वाले शिकार को चुपके से कान में कह देता, बाऊजी मौलवी बड़ा सख्त पुलिस वाला है, थाने ले जाकर पर्चा काटेगा। मैं माल पानी जेब में डालता और कहता, यार मौलवी जाने दो, बंदे शरीफ लगते हैं, मैं थाने लेकर गए तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हमारे एक थानेदार थे, लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, नमाज एक कज़ा नहीं करते थे। अगर कोई बंदा पकड़कर थाने ले जाते तो वो शख्स हमें कुछ देने के बजाय कहता कि मैं साहब के पास जाता हूँ, नेक आदमी नजर आते हैं। साहब मौसूफ को वो कहता, जनाब आप तो नेक आदमी हैं, दाढ़ी रखी है, मेहरबानी करें। वो आगे से निहायत नरमी से फरमाते, भाई देखो दाढ़ी के नीचे पेट भी तो है। एक दफा तो हद हो गई, मैं एक बंदा पकड़ कर ले गया, उस शख्स के साथ मोल तोल शुरू किया तो उसने एक वजीर के करीबी होने का बताया और साथ ही वजीर साहब का नंबर मिला दिया। कॉल मिलने पर थानेदार साहब फोन पर निहायत इनकिसारी से जी जी करते रहे, जो हुक्म सर, जो हुक्म, अभी छोड़ देते हैं। आखिर में वजीर साहब को कहने लगे कि सर अगर इजाजत हो तो इससे थाने का थोड़ा सा खर्चा ले लें। वजीर साहब पता नहीं किस मौज में थे, कहने लगे हाँ हाँ ले लो, कोई बात नहीं। अब ये सारी बात मोबाइल का स्पीकर ओपन करके हो रही थी। फोन बंद करके थानेदार साहब कहने लगे, लो भाई अब तो वजीर साहब ने कह दिया, खर्चा ले लो। फिर आवाज देकर कहने लगे, मुंशी इनसे 10,000 ले लो। वो बंदा बहुत तड़पा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि इससे तो बेहतर था कि ये मुझे 1,000 में छोड़ रहा था। यूं ही बड़ी मजे में गुजर रही थी। मेरी शहर में अच्छी खासी वाकफियत हो गई थी। इलाके के हर 2 नंबर काम करने वाले को मैं जानता था और उससे अपना हिस्सा पक्का कर लेता था। थाने के इलाके में तमाम होटल हमारे लिए फ्री थे। वो दिन सोग का होता जिस दिन हमें जेब से रोटी खाना पड़ जाती। इलाके के सफेद पोश या कारोबारी अगर पुलिस के साथ तावन करते थे तो वो पुलिस से दर्जनों काम भी लेते थे, लेकिन हाफिज उमैर हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं था। वो मुझे समझाता रहता, कभी कभी झगड़ भी पड़ता था, लेकिन मैं
उसे मना लेता था क्योंकि मुझे भी उसकी दोस्ती पसंद थी। मैं सोचता कि इस झूठी दुनिया में कोई एक सच्चा भी साथ होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कभी फंसा तो हाफिज के अलावा साथ कोई भी नहीं देगा। लेकिन हाफिज भी बड़ा ड्रामेबाज निकला। इससे मेरी खुशी देखी नहीं गई। उसका कोई रिश्तेदार सदर दफ्तर में था। उसने उसे कहलवा कर अपना और मेरा नाम कमांडो कोर्स में डलवा दिया। मैंने बहुत पैतरे मारे, हाफिज की मिन्नतें करने से लेकर हर तरह की गालियां दी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मैंने बहुत जगह सिफारिश और माल खर्चने की भी कोशिश की, मगर कोई भी नहीं माना और थाने के मुझ जैसे शिकारी मुलाजिम को कमांडो कोर्स पर जाना ही पड़ा। मेरी हालत उस बकरे जैसी थी जिसे ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हो। मैंने थाने के मुहर्रिर, गश्त वाले मोटरसाइकिल, थाने की मोबाइल और थाने के दरवाजे तक को दुखी दिल से गले लगाकर अलविदा कहा। दुख से मेरे चंद आंसू भी निकल आए। मुहर्रिर ने मुझे कहा, ओए इमरान, ज्यादा परेशान ना हो, कोर्स में इनफिट होकर वापस आ जाना, तो थाने का जियाला है, तेरा क्या कमांडो शमांडो में। मगर कहीं भी नहीं सुनी गई। कमांडो उस्ताद ऐसे फनकार थे, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे कि बंदा कहता अभी मुल्क के लिए शहीद हो जाऊं। कोर्स से इनफिट या भागने वाला बरादरी और इलाके का कमीना तरीन बंदा होता है। उसकी बीवी बच्चों को भी लोग ताने मारते हैं कि तेरा बाप कोर्स से भाग गया था। बस अपनी नस्ल को बरादरी के तानों से बचाने के लिए मैंने न चाहते हुए भी कोर्स कर लिया। लेकिन मुझे वो थाने के सुनहरी दिन हमेशा याद आते थे। मुझे इंस्ट्रक्टर मजाक से कहता, तुम तो शक्ल से ही किसी फिरौन के बॉडीगार्ड लगते हो, क्या पता आगे चलकर कितने फिरौनों को सिक्योरिटी देनी है। कोर्स के बाद हमारी पोस्टिंग कमांडो विंग में हो गई। शहर में वीआईपी सिक्योरिटी के अलावा खतरनाक ऑपरेशंस में भी हम ड्यूटी सर अंजाम देते थे। मैं हाफिज को बददुआएं देता, वो आगे से हंसता रहता। कई दफा ऑपरेशन के दौरान तलाशी और पकड़ धकड़ में मेरा अंदर का थाने का जियाला जाग जाता। मैं हीरा फेरी कर लेता था। कमांडोज की ड्यूटी सख्त और जान हथेली पर रखने वाली ड्यूटी थी। एक दफा क्रॉस फायरिंग में मेरे दोस्त जख्मी भी हो गए। कमांडो में हाफिज मेरा बॉडीगार्ड था। हम हमेशा हर ऑपरेशन में एक साथ एक दूसरे को कवर देते थे। एक रात को अचानक ऑपरेशन ड्यूटी के लिए हमें तलब कर लिया गया। उस दिन हाफिज बहुत चहक रहा था। सारा दिन मुझे बहुत तंग करता रहा। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यार आज मैं सुबह घर से निकला तो मेरी वालदा मुझे बहुत देर तक प्यार करती रही और दरवाजे के बाहर तक मुझे छोड़ने आई। मेरे बूढ़े बीमार वालिद साहब भी मुझे उठकर गली तक छोड़ने आए। वो दोनों कह रहे थे कि आज हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और ड्यूटी पर आ गया। हाफिज ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, इमरान मेरा दुनिया में सिर्फ एक दो दोस्त है यारा, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। मैंने उसे मजाक में कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गया क्योंकि आज वो अजीब से रंग में था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह रहमान रहीम खैर करेगा, परेशान मत हो। रात को एक घर में डकैती के दौरान शोर मचने पर डाकुओं ने घर वालों को यरगमाल बना लिया। बगैर प्लानिंग के रेड के लिए पार्टी तरतीब दी गई। हमें पता होता है कि हमने वहां क्या करना है क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल था। हमने घर को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के साथ यहाँ पुलिस मुख्तलिफ तरीकों से डील करती है क्योंकि कानून कहता है कि डाकू भाग जाए मगर एक बेगुनाह इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पुलिस डाकुओं को एक तरफ से धमकाती है, एक तरफ से हौसला देती है, सारे मुतालिबात मानने की बात करती है। यरगमालियों को छुड़ाने के लिए सौदाबाजी करती है, दूसरी तरफ कमजोर पॉइंट देखकर एक्शन भी किया जाता है। रात के वक्त हमने नाइट टेलीस्कोप के साथ स्नाइपर मुकर्रर किए और घर के अंदर जाने के लिए हाफिज और मेरा नाम निकला क्योंकि हम दोनों ज्यादा फिट थे। हम एक दीवार फैलाकर बारी बारी घर में आराम से दाखिल हुए। ये एक कच्ची कोठी नुमा घर था। हमने स्याह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। क्रॉलिंग करते हुए हम आगे पीछे थे। हम एक कमरे की बैरूनी खिड़की के पास पहुंचे जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाफिज को कहा कि मुझे कवर दे। मैंने खिड़की से झांका। खिड़की के आगे पर्दा था मगर हल्का सा एक तरफ था। कमरे में खवातीन, बच्चे और दो मर्द जो नीचे बैठे हुए थे, जबकि 3 डाकू उनको कवर करके खड़े थे। मैंने थोड़े दूर जाकर कमांडर को अंदर की सूरत हाल के बारे में मैसेज किया। अचानक दरवाजा खुला और एक डाकू बाहर आया। उसने एक बच्चे को अपनी ढाल के लिए आगे किया हुआ था। वो जोर से कहने लगा कि अगर पुलिस ने कोई एक्शन किया तो हम सारी फैमिली को मार देंगे। उसके साथ ही वो तेजी के साथ अंदर चला गया। हाफिज ने मेरी तरफ देखा और कहा, कमांडो ट्रेनिंग का सबक याद करो। इस सिचुएशन में हमें खुद फैसला लेना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर वालों को बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैंने कहा, सोचने दो, करना क्या है कमांडर, हमें एक अलग रास्ता तलाश करना है। इस दौरान एक बच्चे ने भूख के लिए रोना शुरू कर दिया, जिसको खाने के लिए कोई चीज देने के लिए एक डाकू एक औरत और बच्चे को लेकर किचन की तरफ गया। मैंने हाफिज को कहा, तुम क्रॉलिंग करके वहां जाओ, तुम्हारा पिस्टल का फायर जबरदस्त है, वो इस्तेमाल करना। मैंने खिड़की जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी दोबारा देखा। 2 डाकू बिल्कुल सामने खड़े थे। मैंने रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने बैरल रोशनी वाली जगह पर रखी और निशाना लिया। उस वक्त बाहर से हल्के से फायर की आवाज सुनाई दी जो यकीनन साइलेंसर लगे पिस्टल से हाफिज ने किया था। औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। औरत की चीख सुनकर एक डाकू बाहर निकल गया, जबकि दूसरे के सर को
मैंने हिट कर दिया। मैं तेजी के साथ हाफिज की तरफ भागा मगर देरी हो चुकी थी। बाहर निकलते डाकू ने फौरी तौर पर फायर खोल दिया। हाफिज ने बच्चे और औरत को एक तरफ धक्का दिया लेकिन खुद फायरिंग की जद में आ गया। पूरा ब्रस्ट उसकी छाती पर लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी थी मगर एक गोली उसके गले में जा लगी। डाकू को मैंने दूसरा मौका नहीं दिया और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। मैं भागकर हाफिज के पास पहुंचा। उसके गले से धड़ा खून निकल रहा था। मैंने उसका हाथ गले पर रखा और तेजी से उसकी जैकेट उतारी और ऊंची आवाज में शोर मचाया। फोर्स चंद लम्हों में पहुंच गई। हमने हाफिज को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और फर्स्ट एड शुरू की लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले हाफिज उमैर ने मेरे हाथों में दम दे दिया क्योंकि गोली ने उसकी शहरक को काट दिया था। उसके आखिरी अल्फाज कलमा शहादत थे और दुआ थी कि या अल्लाह दुनिया में निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। हाफिज की लाश को कौमी परचम में लपेटकर पूरे एजाज के साथ दफन किया गया। हाफिज की शहादत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरे अंदर का करप्ट पुलिस वाला मर गया। मेरा एक नए रूहानी इंसान का सफर शुरू हो गया। हाफिज हमेशा कहता था कि अगर अच्छे लोग पुलिस में नहीं होंगे तो महकमा कैसे चलेगा। वो कहता था कल जब निजाम मुस्तफा कायम किया जाएगा पूरी दुनिया पर तो अदल का दौर होगा। इंसान इस अदल के निजाम में कैसे शामिल होगा। इसलिए ऐसे बन जाओ कि इस सुनहरी दौर में शामिल हो जाओ।